जेईई के एक प्रॉब्लम पर कंसीडर कर रहे हैं जो सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी ऑस्किलेशन से रिलेटेड है। प्रॉब्लम यही है, आप वीडियो पॉज करके पहले प्रॉब्लम देख लीजिए। यहाँ प्रॉब्लम में एक सर्कुलर ट्यूब है जिसके दोनों लिम्स में ये लिक्विड्स जो भरे हुए हैं वो डिफरेंट लिक्विड्स हैं जो इमिसिबल हैं, इनकम्प्रेसिबल हैं और नॉन विस्कस लिक्विड्स हैं, यानी दोनों एक दूसरे में नहीं मिल सकते हैं। नॉन विस्कस हैं यानी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वर्क नहीं करेगा। अब इसमें जो लिक्विड्स भरे हुए हैं यहाँ से यहाँ तक जो लिक्विड है इसका डेंसिटी और यहाँ से यहाँ तक जो लिक्विड है डेंसिटी इसका अलग अलग है, डिफरेंट डेंसिटीज है यहाँ। तो अब यहाँ पर डेंसिटी की बात करें हम लोग, इसका 1.5 रो एक का दिया है और एक का रो दिया हुआ है, एक का 1.5 रो और एक का रो दिया हुआ है। तो आप स्पष्ट देख रहे हैं कि जो लिक्विड का डेंसिटी कम होगा वो ऊपर उठ जाएगा। तो इधर जो डेंसिटी वाला होगा वो रो डेंसिटी वाला होगा और इधर कितना होगा 1.5 रो डेंसिटी वाला लिक्विड होगा। और इक्विलिब्रियम पोजीशन में यह जो इंटरफेस है दोनों लिक्विड्स का वह उससे पास होता हुआ जो रेडियस है, इंटरफेस से पास होता हुआ जो रेडियस है वह वर्टिकल लाइन के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो यह थीटा एंगल का वैल्यू एक क्वेश्चन में पूछा हुआ है और दूसरे क्वेश्चन में पूछा हुआ है पूरे को एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दे दिया जाता है तो टाइम पीरियड ऑस्किलेशन का क्या होगा, और ये प्रूव भी करना है कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो टाइम पीरियड फाइंड करने के पहले प्रूव करना ही पड़ता है कि एसएचएम है या फिर और मोशन जो होगा उस मोशन के हिसाब से देखेंगे हम लोग। यहाँ पर एसएचएम होगा तो इसको एसएचएम का टाइम पीरियड क्या होगा ये फाइंड करना है। इसके पहले सॉल्यूशन की तरफ बढ़ें, इसके पहले एक चीज़ आप लोगों को बता दें अपने बारे में, और जिससे आप लोगों को हो सकता है इससे फ़ायदा हो जाए किसी स्टूडेंट को। मेरा ऑनलाइन क्लास जो चल रहा है उसमें हम 1 महीना तक फ्री डेमो दिए हुए हैं, जिसमें सबसे पहले स्टूडेंट को 2 दिन डेमो दिया जाता है। उन 2 दिनों में स्टूडेंट्स जहाँ से मन करे जेई और नीट पर्पस से प्रॉब्लम्स, थ्योरी या कोई डेरिवेशन, कोई भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड समझना चाहते हो, पूछना चाहते हो, हमारे एबिलिटी के बारे में जानना चाहते हो तो वो लोग जान सकते हैं। टीचर की एबिलिटी के बारे में सब कुछ जान सकते हैं। 2 दिन किसी भी ब्रांच से, फिजिक्स के 11th 12th के किसी भी पोर्शन से, किसी भी ब्रांच से, किसी भी चैप्टर से, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वो थ्योरी, कॉन्सेप्ट्स या प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं। इससे फ़ायदा यही होगा कि स्टूडेंट को हमारे बारे में जो नहीं जानते स्टूडेंट्स वो हमारे बारे में जान जाएंगे तो आगे उनको कोई कठिनाई नहीं होगी, कोई डिफ़िकल्टी उनके सामने नहीं आएगी, उनके फंसने का चांस नहीं रहेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात, 1 महीना फ्री डेमो है। 1 महीना में बच्चे हमको जान जाएंगे, उस समय भी जहाँ से मन करे प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं। वर्ल्ड के किसी बुक से पूछ सकते हैं, किसी कोचिंग के मॉड्यूल से, असाइनमेंट से, या जहाँ से मन करे प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं जेई और नीट से रिलेटेड। 1 महीना के बाद अच्छा लगेगा तो फी देना है और हर मंथ में मंथली पेमेंट करना है, वो भी 1 महीना पढ़ने के बाद। स्पेशल बैच में बच्चों की संख्या लिमिटेड है, ये जिसके कारण सारे बच्चों पर हम फोकस अच्छे से दे पाते हैं। सारे बच्चे स्टेप वाइज यहाँ पर हम डेरिवेशन करते जाते हैं खड़ा होकर बोर्ड पर। और ऑफलाइन जैसा, ऑफलाइन में भी उतना नहीं हो पाता क्योंकि हम स्पेशल बैच में बच्चों की संख्या कम रखें, कि थोड़ा ज़्यादा है, बच्चों की संख्या कम रखें, तो उसमें यही फ़ायदा है कि बच्चे हर स्टेप पर हमसे डिस्कस कर सकते हैं। हर स्टेप पर सारे बच्चे का जो ऑडियो रहता है वो अनम्यूट रहता है, जनरली जहाँ नॉइज हो वहाँ म्यूट रहता है, अदरवाइज अनम्यूट रहता है। बच्चे जो भी चाहें या अपने मन से अनम्यूट म्यूट कर सकते हैं वो, लेकिन जब हम उनका नाम रख के बुलाएंगे तो बोलते हैं, या अपने से भी पूछते रहते हैं कि हाँ ये सर बताइए ये स्टेप कैसे हुआ। सारे मतलब कहने का अर्थ है जो ऑफलाइन क्लास में जो सुविधा मिल सकती है वो घर बैठे पर्सनल ट्यूशन जैसा ऑनलाइन क्लास में वही फैसिलिटी मिल जाएगी। तीसरी सबसे बड़ी बात ये है कि स्टूडेंट्स का सिलेबस समय से हम पूरा करते हैं और स्टूडेंट्स के लिए रिपीटर्स बैच में जो नीट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए व्यवस्था रखे हैं कि
जो टोन 24 में 545 से अब मार्क्स लाए हैं उनको एक साथ रखे हैं, और उससे जो नीचे मार्क्स लाए हैं उनको एक साथ रखे हैं। दोनों बैचेज से रिजल्ट मिलता है, लेकिन क्या है कि 545 से अब मार्क्स वाले पर कम फोकस करने पर भी रिजल्ट मिल जाता है, या उस पर भी अच्छे से मेहनत करते हैं, लेकिन 545 से कम मार्क्स वाले स्टूडेंट्स पर थोड़ा सा टाइम बढ़ाना पड़ता है और उसमें कॉन्सेप्ट्स को धीरे धीरे पढ़ाना पड़ता है, और 545 से कम मार्क्स वाले को ज़्यादा तेज़ी से पढ़ाना पड़ता है। पूरा कॉन्सेप्ट बताते हैं, पूरा थ्योरी पढ़ाते हैं, तब प्रॉब्लम्स पर पढ़ते हैं। किसी भी बैच में, फाउंडेशन बैच में तो ऐसा होता ही है, लेकिन टारगेट ये जो रिपीटर्स बैच है उसमें भी ऐसा ही करते हैं। रिपीटर्स बैच में एक जेई के जो बच्चे हैं उनके लिए जो 24 में 85 परसेंटाइल से ऊपर लाए हैं उनको एक साथ, और 85 परसेंटाइल से नीचे वाले को एक साथ रखें। तो इससे बच्चों का अच्छा होता है, सिलेबस को समय से पूरा कर देते हैं ताकि रिवीजन का समय मिल सके, बच्चे रिवाइज भी कर लेते हैं, तो रिजल्ट की सिक्योरिटी बढ़ जाती है, रिजल्ट का चांस भी बढ़ जाता है। जो बच्चे अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं, दूसरी कोचिंग में पढ़ने वाले बच्चे भी आते हैं, अच्छे कोचिंग पढ़ने वाले बच्चे सब आते हैं मेरे पास फिजिक्स पढ़ने के लिए। हालांकि मैथ्स का और अदर सब्जेक्ट की व्यवस्था है, लेकिन केवल फिजिक्स पढ़ते हैं मेरे पास। और फिजिक्स पढ़ने के लिए जो भी बच्चे आते हैं, या अदर सब्जेक्ट के लिए भी कुछ बच्चे आते हैं, तो अदर सब्जेक्ट में उनको वो टीचर के पास हम भेज देते हैं। लेकिन फिजिक्स में जो भी बच्चे मेरे पास आते हैं, फिजिक्स के लिए हम लगभग सिक्योरिटी जैसा होता है कि बच्चे यदि ठीक हो तो उनका रैंक बहुत बूस्टअप होता है, और थोड़ा सा भी वो हमको फॉलो करें, हमारी बात को माने और पढ़ें तो। और जो बच्चे एवरेज से थोड़ा नीचे भी हैं और वो उनका चांस कम बन रहा है निकलने का, तो जे क्रैक करने का, जेई या नीट, तो उनका चांस बढ़ जाता है। ये आप क्लास करके देख सकते हैं, डेमो करके देख सकते हैं, जब चाहे आप छोड़ सकते हैं फ्री, कोई बंधन मेरे तरफ से नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अपने बारे में बता दिए, अब इस पर प्रॉब्लम पर अप्रोच करना शुरू करते हैं। आप ध्यान दीजिए, इस प्रॉब्लम में दोनों लिक्विड्स हैं, इनका डेंसिटी आप समझिएगा कि यहाँ इधर 1.5 रो वाला, इधर रो वाला होगा, और दिया है कि 1/4 प्रत्येक लिक्विड का जो लेंथ है, लिक्विड जितने लेंथ में है वो 1/4 है सरकम्फ्रेंस का। तो सरकम्फ्रेंस का 1/4 है इधर भी, और सरकम्फ्रेंस का 1/4 इधर भी है, दोनों लिक्विड्स का। तो जो फोर्स लगेगा, ये ध्यान दीजिए आप यहाँ पर, जिससे ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगेगा वो बीच में लगेगा, यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक जो है सेंटर ऑफ मास बीच में होगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लगेगा, बीच में लगेगा। तो mg फोर्स यहाँ पर कहाँ लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। इधर m2 मास मान लेते हैं, m2g, इधर m1 मास मान लेते हैं, तो यहाँ सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। तो m1g फोर्स यहाँ पर कहाँ लगेगा, नीचे की ओर लगेगा m1g फोर्स। और हम ये देखें, पूरा एंगल देखें पहले यहाँ पर, तो इससे इसको मिला देंगे तो 1/4 ये है, 1/4 ये है, तो हाफ हो गया, सरकम्फ्रेंस का हाफ हो गया, यानी यह एंगल 180 डिग्री बन जाएगा। यहाँ पर डायमीटर, सेंटर से पास करते हुआ लाइन जो हम ड्रॉ करेंगे वो डायमीटर हो जाएगा दोनों तरफ के। यहाँ पर डायमीटर होगा भी, ये लाइन और ये लाइन को मिला देंगे तो ये एक ही लाइन बन जाएगा जो डायमीटर होगा। अब यहाँ पर बीच वाला पॉइंट देखें, ये क्लियर है कि पूरा एंगल यहाँ पर 1/4 है तो 90 डिग्री होगा। तो ये यहाँ इंटरफेस है, तो यहाँ से यहाँ तक जो एंगल होगा, सेंटर ऑफ मास बीच में होगा, तो यह एंगल कितना डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री दिख रहा होगा आप लोगों को। और यहाँ भी यह मिडिल पॉइंट है इसका, तो यहाँ से यह एंगल भी कितना हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 45 डिग्री पूरा एंगल। यह एंगल भी 45 डिग्री, यह एंगल भी 45 डिग्री। ये 1/8 होगा, यह भी 1/8 होगा, तो 1/8 होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर इसको आगे हम बढ़ा दें तो ये दिख रहा है कि यहाँ सर्कुलर पाथ पर है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, तो ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम के पोजीशन में है। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम से देखें तो यह हम टॉर्क इसके कारण जो देखेंगे, ये टॉर्क यहाँ जो फोर्स लगेगा mg फोर्स के कारण टॉर्क, यह इसको इधर की ओर ले जाना चाहेगा, इसको लिक्विड को और ऊपर उठाना चाहेगा। यानी ये डायरेक्शन क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस हो रहा है, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज, यानी नॉर्मली आउटवर्ड होगा। और यहाँ पर जो फोर्स लगेगा
वो पोजीशन वेक्टर यहाँ पर इधर की ओर होगा। यह जो फोर्स लगेगा यह लिक्विड को क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट कराना चाह रहा है, यानी यह इसका डायरेक्शन टॉर्क का जो होगा m2g के कारण वह नॉर्मली इनवर्ड होगा, एक्सिस के अलोंग इनवर्ड होगा। ठीक है, यहाँ पर तो दोनों डायरेक्शन से एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो दोनों टॉर्क्स का रिजल्टेंट जीरो होगा तभी ना इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा। तो पहले रिजल्टेंट जीरो कर लेते हैं यहाँ पर, यानी दोनों टॉर्क को इक्वेट कर देंगे, तो हम मिटा देते हैं। और दूसरा जो सिचुएशन है, जब यहाँ पर एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिया जाएगा तो ये ऑस्किलेशन जो होगा उस SHM होगा, उसका टाइम पीरियड फाइंड करना है। ठीक है, तो अभी पहले हम लोग ये थीटा एंगल का वैल्यू फाइंड कर लें, पहला क्वेश्चन जो अब देखिए, ये जो दोनों लेंस हैं ये वर्टिकल लाइन है। अब यहाँ पर इस m1g का वैल्यू कितना होगा ये हम लोग देख लें। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हम A मान लेते हैं, इस ट्यूब का क्रॉस सेक्शन एरिया A। तो यहाँ से यहाँ तक जो लिक्विड है उसी का वॉल्यूम फाइंड करके उसके डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वह मिल जाएगा मास, और मास में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स m1g। तो यहाँ पर m2g अधिक होगा, लेकिन m1g m2g को दोनों का वैल्यू यहाँ फाइंड करके पहले लिख देते हैं। m1g इज इक्वल टू कितना होगा, m1g इज इक्वल टू, सॉल्यूशन है ये इसका, यहाँ पर देखिए m1g क्रॉस सेक्शन एरिया A है, यह क्रॉस सेक्शन एरिया हम A एज्यूम कर लिए हैं यहाँ पर। अब एक क्रॉस सेक्शन एरिया है यहाँ पर, अब उसके अलावा हमको ये देखना है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है तो यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ होगा यहाँ से यहाँ तक, तो क्लियर है कि 2 पाई r का 1/4 है, यानी 2 पाई r बाई 4 लिख सकते हैं, 2 पाई r अपॉन 4। ये हो गया क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ, ये हो गया वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इसका। तो इसका डेंसिटी m1g के लिए देख रहे हैं तो 1.5 रो है, यह हो गया मास, और इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, यही m1g का वैल्यू हो गया। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू, ये पाई r बाई 2 हो जाएगा, पाई r बाई 2 इंटू 1.5 रो जी, m1g का वैल्यू। ऐसे ही m2g का जो वैल्यू होगा क्रॉस सेक्शन एरिया A इंटू यहाँ भी 2 पाई r अपॉन 4 ही होगा, सरकमफ्रेंस का 1/4। यहाँ रो होगा डेंसिटी, ये हो गया वॉल्यूम इंटू डेंसिटी रो इंटू जी, m2g का वैल्यू हो गया ये। तो ये हो जाएगा A इंटू पाई r अपॉन 2 हो गया यहाँ पर इंटू रो जी, ये m1g m2g का वैल्यू हो गया। अब टॉर्क देख लेते हैं, टॉर्क दोनों के कारण इक्वल होगा। तो m2g के कारण जो टॉर्क होगा इसके लिए यह एंगल देखिए कितना होगा, यह एंगल 45 डिग्री है, और इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्वेश्चन में दिया हुआ कि ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल 45 डिग्री और थीटा वर्टिकल के साथ यही ना 45 डिग्री प्लस थीटा एंगल हो गया। यहाँ पर ये वर्टिकल लाइन हो गया, ये m2g फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड है, और ये रेडियस पोजीशन वेक्टर हो गया, तो दोनों के बीच का एंगल यह हो जाएगा 45 डिग्री प्लस थीटा। और इधर ये पूरा एंगल 45 डिग्री है, यह एंगल थीटा है, तो वर्टिकल के साथ जो यह एंगल बनेगा यहाँ पर वह हो जाएगा 45 डिग्री माइनस थीटा, m1g ये इधर हो जाएगा 45 डिग्री माइनस थीटा, ये एंगल, यही एंगल हो गया 45 डिग्री माइनस थीटा। हमको लगता है क्लियर दिख रहा होगा आप लोगों को। अब यहाँ पर हम लोग इसके कारण टॉर्क देखेंगे तो r क्रॉस f होगा, r यह पोजीशन वेक्टर है, m2g यह है, तो इन दोनों के बीच का एंगल 45 डिग्री प्लस थीटा है। और डायरेक्शन टॉर्क का ऑपोजिट हम लोग देख चुके हैं, एक क्लॉकवाइज सेंस है, एक एंटी क्लॉकवाइज सेंस है, यानी नॉर्मली आउटवर्ड है, एक नॉर्मली इनवर्ड है, एक्सिस के अलॉन्ग आउटवर्ड इनवर्ड है। तो यहाँ पर सीधे m2g के कारण जो टॉर्क है वह इक्वेट कर देंगे m2g के कारण a इंटू पाई r बाई 2 रो जी, ये हो गया फोर्स, इंटू ये पोजीशन वेक्टर का डिस्टेंस r हो गया, इंटू साइन दोनों के बीच का एंगल
फोर्स और पोजीशन वेक्टर के 45 डिग्री प्लस थीटा, 45 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू ए इंटू पाई आर अपॉन 2 रो जी, यहाँ पर तो 1.5 रो जी 1.5 रो जी इंटू आर बस हो गया। साइन यहाँ पर हो जाएगा क्या 45 डिग्री माइनस थीटा। अब क्लियर दिख रहा है कि ए पाई आर बाई 2 कैंसिल हो गया, रोजी से रोजी भी कैंसिल हो गया, आर से आर भी कैंसिल हो गया, तो लेफ्ट साइड क्या बचा यहाँ पर साइन 45 डिग्री प्लस थीटा बचा यहाँ पर, और राइट साइड क्या बचा 1.5 यानी 3/2 लिख सकते हैं इसको, 3/2 साइन 45 डिग्री माइनस थीटा। यहाँ पर इसको लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री प्लस थीटा अपॉन साइन 45 डिग्री माइनस थीटा। इसका यूज पड़ जाएगा आगे, ध्यान रखिएगा इसका यूज पड़ जाएगा। इसको देते हैं इक्वेशन फर्स्ट, साइन 45 डिग्री प्लस थीटा बाई साइन 45 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू 3/2। अब यहाँ कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो यूज कर लेते हैं, तो कॉम्पोनेंट डिविडेंडो यूज करेंगे तो ऊपर हो जाएगा साइन 45 डिग्री प्लस थीटा, साइन ये नहीं दिखाई देगा नीचे ज़्यादा, इसलिए मिटा देते हैं, नीचे थोड़ा सा दिखाई देगा, ऊपर मिटा देते हैं। साइन 45 डिग्री प्लस थीटा प्लस साइन 45 डिग्री माइनस थीटा बाई साइन 45 डिग्री प्लस थीटा माइनस ये कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो से देख रहे हैं हम लोग 45 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू ऊपर 3 + 2 अपॉन 3 - 2 हो गए। तो यहां देखिए साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी 2 साइन ए इंटू कॉस बी आ जाता है, तो ऊपर हो जाएगा 2 साइन 45 डिग्री इंटू कॉस थीटा, और साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी ये 2 कॉस ए इंटू साइन बी आता है, यानी 2 कॉस 45 डिग्री इंटू साइन थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू 5/1 यानी 5 हो गया। अब यहां पर देखिए cos 45 डिग्री 1/√2 साइन 45 डिग्री 1/√2 ये कैंसिल हो गया, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, cos बाई साइन cot थीटा, तो cot थीटा इज इक्वल टू हो गया यहाँ पर 5, तो हैंस थीटा इज इक्वल टू cot इनवर्स 5 हो जाएगा, cot इनवर्स 5 अच्छा tan इनवर्स 1/5 होगा, tan इनवर्स और cot इनवर्स दोनों के फॉर्म में आ गया थीटा यहाँ पर, तो यहाँ लिख देते हैं इसका यूज पड़ेगा tan थीटा इज इक्वल टू 1/5, tan थीटा इज इक्वल टू 1/5 इसका यूज पड़ेगा, हमें आगे यूज करेंगे। ये इससे मिल जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 1/5 है, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा p/b होगा, ये p/h होगा, तो 1/√1 1 का स्क्वायर 1 और 5 का स्क्वायर 25, तो 1 + 25 यानी 26 हो जाएगा। और cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 5/बेस अपॉन हाइपोटेनस √26 ये आ जाएगा। अब चलिए हम लोग देखें इसमें ये दिख गया कि इक्विलिब्रियम पोजीशन में यही एंगल बनेगा tan इनवर्स 1/5 या cot इनवर्स 5। अब चलते हैं दूसरे पार्ट में, इसका जो बी नंबर क्वेश्चन है उसमें ये यूज करना पड़ेगा साइन 40, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा साइन 45 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू 1.5 साइन 45 डिग्री माइनस थीटा। यहाँ पर ये वैल्यू को लिख देते हैं कहीं पर यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, हाँ दे रहा, या ऊपर ही लिख देंगे साइन 45 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू 1.5 साइन 45 डिग्री माइनस थीटा, याद भी रहेगा 1। यहाँ पर लिख देते हैं इसका यूज पड़ेगा, तो साइन 45 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू 1.5 साइन 45 डिग्री माइनस थीटा। अब चलिए हम लोग इसमें चल रहे हैं, जब फोर्स लगेगा यहाँ पर जब इसको हम थोड़ा सा और डिस्प्लेस करेंगे, पूरे को ऊपर की ओर डिस्प्लेस करेंगे ऐसे, तो क्लियर है कि ये टॉर्क बढ़ जाएगा, m2g के कारण जो टॉर्क होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, तो क्योंकि एंगल बढ़ जाएगा वहाँ पर, तो ये ज़्यादा फोर्स लगेगा, टॉर्क ज़्यादा लगेगा, तो ये इसको रोटेट कराएगा क्लॉकवाइज सेंस में, तो दिस इसके कारण टॉर्क माइनस इसके कारण टॉर्क इज इक्वल टू रिजल्टेंट टॉर्क इज इक्वल टू I अल्फा कर देंगे। तो इसके कारण टॉर्क कितना लग रहा है ये देखिए
M2 के कारण टॉर्क, तब यहाँ पर एंगल यदि एल हम फाई एंगल से और बढ़ा देते हैं, मतलब ये फाई एंगल से और ऊपर कर देते हैं, यहाँ पर लिक्विड को यहाँ तक लाते हैं, तो ये यहाँ पर फाई एंगल से क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यहाँ भी फाई एंगल से ही इंक्रीज होगा, यहाँ भी एंगल, तो वर्टिकल के साथ एंगल जो बनेगा यहाँ भी फाई एंगल से बढ़ जाएगा, ऊपर बढ़ेगा, फाई एंगल से यहाँ भी फाई एंगल, यहाँ भी फाई एंगल, यहाँ भी सब जगह फाई एंगल से बढ़ जाएगा। तो ये एंगल फाई हो गया। तो अब आप समझिए वर्टिकल के साथ जो एंगल बन रहा था 45 डिग्री प्लस थीटा, तो अब बढ़ के 45 डिग्री प्लस थीटा प्लस फाई हो जाएगा, और यहाँ से फाई और घट जाएगा। ये वर्टिकल के साथ 45 डिग्री माइनस थीटा बन रहा था और फाई इधर से कम हो जाएगा, तो 45 डिग्री माइनस थीटा माइनस फाई हो जाएगा। तो यहाँ पर M2G के कारण टॉर्क देखें हमको, तो कितना होगा, A इंटू पाई आर बाई 2, यह क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी 1. इसका देख रहे हैं M2G का, तो ये 1.5 नहीं, ये रो है, रो इंटू जी, ये फोर्स हो गया, इंटू आर, ये रेडियस पोजीशन वेक्टर आर का वैल्यू आर, साइन 45 डिग्री प्लस थीटा प्लस फाई, या माइनस ये टॉर्क हो गया, माइनस ए इंटू पाई आर अपॉन 2। इसका डायरेक्शन कहाँ की ओर होगा, ये टॉर्क का डायरेक्शन नॉर्मली इनवर्ड होगा एक्सिस के अलावा। ये जो दूसरा वाला, इसके कारण जो टॉर्क होगा नॉर्मली आउटवर्ड होगा। तो सब्ट्रैक्ट करें तो रिजल्टेंट टॉर्क मिल गया ए इंटू पाई आर बाई 2, और ये हो जाएगा 1.5 रो जी आर, साइन ये हो जाएगा 45 डिग्री माइनस थीटा माइनस फाई, ठीक है, इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका कितना होगा। तो क्लियर है कि ये mr² आएगा, यहाँ पर सर्कुलर पाथ पर है, क्रॉस सेक्शन एरिया कम है, तो mr² यहाँ पर पूरा मास, यहाँ पर तो पूरा मास, एक के कारण मास कितना होगा, a इंटू पाई आर बाई 2 रो, ये हो गया यहाँ पर, प्लस a इंटू पाई आर बाई 2 1.5 रो, ये हो गया पूरा मास हो गया, इंटू mr² इंटू r², एम मास इंटू r², mr², ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू अल्फा, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, जो फॉर्मूला यूज करेंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए अब a इंटू पाई आर बाई 2 रो, यहाँ a पाई आर बाई 2 रो, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, कमन होके कैंसिल हो जाएगा, r भी एक r भी यहाँ पर देख रहे हैं ना, सब कैंसिल हो गया। यहाँ पर एक चीज और है, यहाँ पर r² के फॉर्म में है, यहाँ पर जो वैल्यू लिखा गया है, ये टॉर्क जो है इसमें, यहाँ भी r² दिख रहा है यहाँ पर, और यहाँ r³ दिख रहा है, तो r² कैंसिल हो जाएगा, a पाई r² रो, g नहीं कैंसिल होगा, क्यों, a पाई r² रो बाई 2, ये कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से, a पाई r² बाई 2 रो, इतना कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से। तो यहाँ क्या बचेगा, g साइन 45 डिग्री प्लस थीटा प्लस फाई। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए, g इंटू जी को कमन लेते हैं यहाँ से भी और इसमें से भी, तो यहाँ पर क्या बचेगा, साइन 45 डिग्री प्लस थीटा प्लस फाई, यहाँ पर बचेगा, यहाँ पर, और यहाँ पर कितना बचेगा, माइनस 1.5 साइन 45 डिग्री माइनस थीटा माइनस फाई, यहाँ पर बचा, इसमें बचा, इज इक्वल टू राइट साइड कितना बचेगा, तो a पाई r² बाई 2 कैंसिल हो चुका, तो यहाँ पर रो भी कैंसिल हो चुका है, तो यहाँ बचा 1 प्लस यहाँ पर क्या बचा 1.5, यानी यहाँ पर बचा 2.5, 1 प्लस 1.5 2.5, एक r कैंसिल हो चुका है, एक r बच रहा है, इंटू r इंटू अल्फा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों का। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम, क्योंकि एक इक्वेशन हमको यहाँ पर ये फर्स्ट इक्वेशन दिए थे, या इक्वेशन ये पता है 45 डिग्री प्लस थीटा, यहाँ 45 डिग्री माइनस थीटा है, तो इसको भी तोड़ रहे हैं, उसी के फॉर्म में इसको ब्रेक कर रहे हैं। 45 डिग्री प्लस थीटा
प्लस फाइव कर देते हैं। 45 डिग्री प्लस थीटा को ए जैसा, इसको बी जैसा देते हैं, तो साइन ए प्लस बी पर इसको ब्रेक कर रहे हैं। और यहाँ भी इसका एक्सपेंशन कर रहे हैं, यहाँ पर 45 डिग्री माइनस थीटा को ए और फाइव को बी लेकर। तो यहाँ पर देखिए कैसे हो, तो जी इंटू साइन 45 डिग्री प्लस थीटा इंटू कॉस फाइव। अब यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि फाइव एंगल का वैल्यू बहुत कम है, तो कॉस फाइव यानी फाइव का वैल्यू जीरो के काफ़ी करीब होगा, तो कॉस जीरो 1 होता है, तो ये वैल्यू 1 के इक्विवेलेंट होगा, तो इसको हम कॉस फाइव को 1 के इक्विवेलेंट ले लें। ठीक है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए कॉस 45 डिग्री प्लस थीटा इंटू साइन बी साइन फाइव। तो साइन फाइव जो होगा वह फाइव की इक्विवेलेंट होगा, क्योंकि फाइव का वैल्यू जीरो के काफ़ी करीब है, तो साइन जीरो जीरो होता है, तो साइन फाइव भी क्या होगा, जीरो के मतलब फाइव के एंगल के इक्वल वैल्यू हो जाएगा, तो इंटू फाइव हो गया माइनस 1.5 यहाँ पर साइन 45 डिग्री माइनस थीटा, साइन 45 डिग्री माइनस थीटा इंटू कॉस फाइव। तो वो तो समझ ही रहे हैं, यहाँ पर साइन ए माइनस बी है, तो कॉस फाइव यहाँ भी 1 हो गया, तो छोड़ दें इसको। और फिर माइनस साइन टू माइनस प्लस, क्योंकि यहाँ माइनस फाइव, तो प्लस 1.5 यहाँ भी होगा 1.5 कॉस 45 डिग्री माइनस थीटा इंटू साइन फाइव यहाँ पर, तो साइन फाइव यानी 5 लिख देंगे, साइन फाइव इक्विवेलेंट टू 5, क्योंकि 5 का वैल्यू बहुत कम, ये हो गया लेफ्ट साइड का वैल्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2.5 आर अल्फा। ठीक है, ये राइट साइड। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिए आप, यहाँ पर साइन 45 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर है साइन 45 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू 1.5 साइन 45 डिग्री माइनस थीटा, 1.5 साइन 45 डिग्री माइनस थीटा, ये दोनों वैल्यूज इक्वल यहाँ पर दिख रहा है, तो ये माइनस में है और साइन 45 डिग्री प्लस थीटा किस में है, प्लस में। और ये ध्यान रखना, ये यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट को शो नहीं किए हैं, यहाँ मिटा देते हैं, अब इसकी ज़रूरत खत्म हो गई फिगर, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट दे दिए हैं। अब ये क्लियर है कि साइन 45 डिग्री प्लस थीटा और 1.5 साइन 45 डिग्री माइनस थीटा इक्वल है, ये प्लस में माइनस में कैंसिल हो गया, तो क्या बचा यहाँ पर कॉस 45 डिग्री प्लस थीटा इंटू 5, और यहाँ पर माइनस नहीं प्लस 1.5 कॉस 45 डिग्री माइनस थीटा इंटू 5, तो 5 को कॉमन हो गया, जी भी कॉमन, तो यहाँ पर बाहर कर देते हैं दोनों को, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे कॉस 45 डिग्री प्लस थीटा और इंटू 5, और यहाँ पर हो गया प्लस 1.5 साइन 45 डिग्री, नहीं सॉरी कॉस 45 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 45 डिग्री माइनस थीटा यहाँ पर इंटू 5, तो 5 को कॉमन ले लिया हमने और जी भी कॉमन है, इंटू जी इंटू 5 इज इक्वल टू राइट साइड तो वहीं रहेगा 2.5 आर अल्फा। अब यहाँ पर इसको कॉस वाले ये फॉर्मूला पर ब्रेक कर देते हैं, एक्सपेंशन करते हैं इसका, कॉस 45 डिग्री प्लस थीटा कॉस 45 डिग्री इंटू कॉस थीटा माइनस साइन 45 डिग्री इंटू साइन थीटा प्लस 1.5 कॉस 45 डिग्री इंटू कॉस थीटा, और यहाँ माइनस में है तो माइनस यहाँ पर माइनस 1.5 साइन 45 डिग्री इंटू साइन थीटा, कॉस में ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, और ये पूरे को हम ब्रैकेट दे करके G5 है यहाँ पर इंटू G5, इसका यूज है इसलिए इसको नहीं मिटा रहे, इंटू G5 इज इक्वल टू 2.5 आर अल्फा। अब यहाँ पर देखिए आप cos 45 डिग्री 1/√2 साइन 45 डिग्री 1/√2, यहाँ सब जगह 1/√2 हो गया, तो 1/√2 सब में से कॉमन हो गया पर, ठीक है, क्लियर दिख रहा होगा।
1/√2 कॉमन हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या बचा, कॉस थीटा, यहाँ पर बचा माइनस यहाँ पर क्या बचा, साइन थीटा, दिख रहा है ना, कॉस 45 डिग्री इंटू कॉस थीटा माइनस साइन 45 डिग्री इंटू साइन थीटा। तो कॉस थीटा माइनस यहाँ पर बचा क्या, साइन थीटा प्लस 1.5 कॉस 45 डिग्री कॉस थीटा, यहाँ पर 1.5 है यहाँ पर, तो कॉस 45 डिग्री 1/√2 तो सब में से कॉमन हो गया, तो प्लस 1.5 कॉस थीटा प्लस 1.5 साइन थीटा इंटू G5 इज इक्वल टू 2.5 R अल्फा यहाँ पर। अब ये वैल्यूज को हमें पुट करना है, कॉस थीटा और प्लस 1.5 कॉस थीटा, तो यहाँ पर 1/√2 कॉस थीटा प्लस 1.5 कॉस थीटा, तो 2.5 कॉस थीटा हो गया यहाँ पर, और माइनस साइन थीटा प्लस 1.5 साइन, यहाँ पर साइन थीटा, तो ये हो जाएगा कितना, प्लस 0.5 साइन थीटा यहाँ पर इज इक्वल टू 2.5 R अल्फा, यहाँ राइट साइड। अब यहाँ पर एक चीज हम लोग देखें, अब वैल्यूज को लिख रहे हैं, तो यहाँ पर माइनस साइन थीटा है और यहाँ 1.5 साइन थीटा, तो 0.5 साइन थीटा हो गया और 2.5 कोस थीटा हो गया। अब यहाँ पर हम √2 को उधर भेज देंगे, अब यहाँ पर पहले कोस थीटा का वैल्यू पुट कर देते हैं। कोस थीटा का वैल्यू यहाँ पर कितना है, 5/√26, तो वो वैल्यू पुट कर देंगे, 2.5 इंटू 5/√26। यहाँ पर एक चीज छूट गया, G5 छूट गया, G इंटू 5 इज इक्वल टू 2.5 R अल्फा, 1/√2 2.5 इंटू 5/√26 यहाँ पर, और प्लस 0.5 इंटू साइन थीटा का वैल्यू, यहाँ साइन थीटा 1/√26 इंटू G इंटू 5 इज इक्वल टू 2.5 R अल्फा, 2.5 R अल्फा है। तो इससे हम अल्फा इज इक्वल टू लिख सकते हैं, फिर ऊपर मिटा रहे हैं, अल्फा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ये 1/√2 रहेगा यहाँ पर, 1/√2 इंटू 1/√2 यहाँ पर है, यहाँ से 1/√26 बाहर आ जाएगा, इंटू 1 अब √26 यहाँ पर बाहर आ जाएगा, तो 1/√26 यहाँ पर हो गया नीचे, और यहाँ पर हो गया कितना 2.5 यहाँ पर, यहाँ 0.5 है, तो 2.5 इंटू 5 ये हो गया कितना 12.5 इंटू 5 और 0.5 यहाँ पर, तो प्लस 0.5 आ रहा है। ये इसका वैल्यू आ गया, ये दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पर G इंटू 5, तो G है, और ये 2.5 R कहाँ आ जाएगा, नीचे, बाई 2.5 R यहाँ पर आ गया, और ये 2.5 R नीचे आ गया, और इंटू 5। तो अब आप देखिए यहाँ पर कि ये पूरा कांस्टेंट है, यह भी कांस्टेंट है, ये सभी कांस्टेंट्स हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो कांस्टेंट्स हैं, तो अल्फा वेक्टर फॉर्म में लिखें तो अल्फा का जो डायरेक्शन है, यानी जो ये एंगुलर एक्सेलरेशन मिलेगा, वह इसको रोटेट कराएगा कहाँ की ओर, क्लॉकवाइज सेंस में, ऐसे रोटेट कराएगा क्लॉकवाइज सेंस में, नॉर्मली इनवर्ड डायरेक्शन हो। और थीटा का जो फाई का डायरेक्शन है वो कहाँ की ओर है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी आउटवर्ड, वो नॉर्मली आउटवर्ड होगा। तो यहाँ पर अल्फा इज इक्वल टू माइनस में आ जाएगा, ये 1/√52 हो जाएगा, और ये 12.5 प्लस 0.5 13 हो जाएगा यहाँ पर 12.5 प्लस 0.5 13, अब बाई 2.5 R
इंटू जी इंटू फाइव, वेक्टर फॉर्म में लिखी इक्वेशन। तो ये क्लियर दिख रहा है यहाँ पर कि जब यह कांस्टेंट है ये, तो अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा हो गया, माइनस फाई आ गया, और अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस फाई है, यानी ये मोशन जो है वो एसएचएम है, एंगुलर एसएचएम है। तो एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन है, तो क्लियर है कि अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर फाई आ जाएगा। तो ये क्लियर दिख रहा है कि ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू यही ना है, तो ओमेगा स्क्वायर, हेंस दोनों इक्वेशन का कंपैरिजन करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 1/√52 यहाँ पर इंटू 13/2। ये तो कैंसिल होगा लेकिन अभी नहीं कैंसिल करा रहा है, पहले लिख दें इसको, समझा दें कॉन्सेप्ट। इंटू 2.5 r इंटू जी हो जाएगा ये वैल्यू, ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू। तो ओमेगा स्क्वायर जब मिल गया तो टाइम पीरियड का वैल्यू यहाँ पर सीधे, हैंस टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 अपॉन ओमेगा हो जाएगा, 2 अपॉन ओमेगा। अब यहाँ पर 13 से ये देखें तो √26 को लिख सकते हैं ना, या 52 को लिख सकते हैं 13 इंटू 4, तो 2√13 ऊपर चला जाएगा यहाँ, और तब उसे वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन अब ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू मिल गया है यहाँ पर, तो अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसका ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर लिख दीजिए। 52 को लिख सकते हैं 4 इंटू 13, तो 4 के बदले 2 आ जाएगा बाहर, तो 1/2 यहाँ पर बाहर आ गया, 1/2, और 13 √13 से √13 कैंसिल हो गया, तो ऊपर कितना हो गया, और √13 इंटू जी अपॉन यहाँ पर 2 इंटू 2.5, तो इसको डायरेक्ट लिख देते हैं 5r ऐसे। अब इसका टाइम पीरियड t इक्वल टू 2π/ओमेगा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2π ओमेगा स्क्वायर है ये वैल्यू, तो ओमेगा तो 2π/ओमेगा तो लिख देंगे √5r बाई √13 जी, यही वैल्यू आ गया टाइम पीरियड का जो पूछा हुआ। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।